नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विधि शास्त्र पाठशाला में। मेरा नाम शुभम सिंह है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि हमारा आज का टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। आप जानते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। सेल जो होती है, हमारी कोशिका जो होती है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। देखिए, अब देखो हम बात करते हैं कोशिका की। कोशिका क्या होता है? ये जो कोशिका होती है, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जो कोशिका है ये आपकी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये जो आप हमारा जो ये टर्म बोल रहे हैं, हम इसको बार बार भी यूज करेंगे, इस पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, चाहे नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी की चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा? कोशिका यानी कि सेल हमारी होगी। देखिए, सेल जो है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक थे, कौन से थे वो? रॉबर्ट हुक। देखिए लिखा हुआ है, पहले जो हमारा पहला पॉइंट है यही लिखा हुआ है कि 1665 यानी कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने जो है एक कार्क थी। कार्क का मतलब समझते हो आप लोग? कार्क का मतलब होता है कि बोतल, पहले आप देखते होंगे, कभी कभार देखा होगा कि जो पहले की बोतलें थी उन पे जो है, अब तो जो है लोहे की या प्लास्टिक की जो है एक ढक्कन टाइप का लगा होता है। कि पहले क्या था कि उसमें जो है ढक्कन नहीं लगता था। क्या लगता था? लकड़ी की जो है एक छोटी टाइप पे रखी होती थी उसकी बोतल के अंदर, उसका माउथ ढकने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्क। क्या बोलते हैं? कार्क। तो जो ये रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, उसी कार्क में इन्होंने सेल की खोज की थी। और इनके द्वारा खोजी जाने वाली सेल कैसी थी? डेड थी। कैसी थी? डेड। ठीक है, तो इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट है सेल थ्योरी। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी। सेल की जो कोशिका की जो सिद्धांत था, सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो वैज्ञानिक थे शिरिडन एंड शॉन। शिरिडन एंड शॉन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है सेल की थ्योरी दी थी। क्या कि सेल होती क्या है, सेल में क्या क्या होता है, सेल का काम क्या है, ये सब जो है इन्होंने बताया था अपनी सेल थ्योरी के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे होंगे तो इसमें लिखा होगा कि 1855 में रोडोल्फ विर्को एक वैज्ञानिक थे। रोडोल्फ विर्को कौन वैज्ञानिक थे? रोडोल्फ विर्को एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1855 में इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो नई कोशिका होती है, कोई भी नई कोशिका होती है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है, यानी सेल से ही बनी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। लिखा हुआ है कि 1855 में रोडोल्फ विर्को स्टेटेड दैट न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ठीक है, क्या बताया था कि कोई भी कोशिका, नई कोशिका है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। और इन्होंने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला एक्स सेलुला। ये क्या दिया हुआ है? ओमनिस सेलुला एक्स सेलुला। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी कोशिका, अपनी नई कोशिका है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा टर्म है, जो हमारा ये सेल है, ये माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है। कोई भी कोशिका है वो कैसी है? वो सबसे छोटी है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक है। जो कोशिका है वो कैसी है? माइक्रोस्कोपिक है। नोट क्या दिया हुआ देखो, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमने पहले ही आपको बता रखा है, मैंने शुरुआत ही इसी से की थी। सेल इज द मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज बाउंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका क्या है? एक साइटोप्लाज्म के द्वारा, एक साइटोप्लाज्म का जो ये मास होता है, कोशिका के अंदर लिक्विड पार्ट होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। इसी के द्वारा जो है हमारा केंद्र यानी कि सेल का निर्माण होता है। वही लिखा हुआ है, सेल इज ए मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज बाउंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं टाइप की। आखिर ये कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो ये जो हमारी कोशिका है ये दो प्रकार की होती है। पहला दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल।
पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो देखिए सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोटिक ही थी, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशनरी जो है होता रहा, एवोल्यूशन होता रहा, विकास होता रहा, तो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट कर होते हुए फिर ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिका बनी है। देखिए प्रोकैरियोटिक में आते हैं आपका बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक में आते हैं दो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट क्या होता है। आखिर क्या डिफरेंस होता है जो हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी नहीं पाई जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे बहुत महीन माइक्रोस्कोपिक पोर पाए जाते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र, तो जब मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर पोर भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद कि कोशिका में केंद्रक बन जाने के कारण जो है कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि किसी भी सेल का कुल जीवित पदार्थ ही प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें जब केंद्रक नहीं है तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म के रूप में ही पाया जाता है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें केंद्रक नहीं है, जाहिर सी बात है डीएनए तो पाया ही जाएगा, ठीक है। कोई भी कोशिका हो, कोई भी धरती पर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, चाहे जो यानी कि दोनों में से कोई भी कोशिका हो, उसमें डीएनए जरूर पाया जाएगा। यानी कि डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें न्यूक्लिक एसिड जरूर मौजूद होगा, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जरूर मौजूद होना है। तो देखिए अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो है जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियाइड के रूप में साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, उसके सेंटर में। न्यूक्लियाइड के रूप में क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि इसके पास केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं है। जब इसके पास केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं है तो जो इसका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही, इनकी कोशिका में ही, सेल के सेंटर में, केंद्र में जो है पड़ा रहता है न्यूक्लियाइड के रूप में, ठीक है। इसे न्यूक्लियाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डीएनए होता है वो होता है नेकेड होता है। कैसा होता है, नेकेड। नेकेड का मतलब होता है नग्न। देखो नेकेड हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक का डीएनए नेकेड होता है। नेकेड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो उसका डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है जो उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तथा एक गोल एक बॉल लाइक होता है, बॉल यानी गेंदनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। उसके ऊपर डीएनए जो है 2.25 चक्कर लिपटा होता है, पहले 1 चक्कर, फिर उसके बाद 1.25 चक्कर एक बार और, ठीक है, यानी कि 1 से थोड़ा कम, यानी कि 2.25 चक्कर लिपटा होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अगर जो डीएनए यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है वो नेकेड नहीं है, और जिसमें नहीं मौजूद है वो नेकेड है। तो बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम जो कोशिकांग की बात करें तो जैसे हो जाएगा गाल्गी बॉडी हो जाएगा, ईआर हो जाएगा, और क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूल हो जाएगी, और लाइसोसोम हो जाएंगे। लाइसोसोम क्या बोलते हैं उसको यार, अरे देखो ध्यान नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड यानी कि सेंट्रोसोम, हम सेंट्रोसोम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। सेंट्रोसोम वगैरह हो गया, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राचीन कैरियोटिक यानी कि केंद्रक यानी कि प्राचीन
केंद्रक वाला जो है कोशिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमने आपको ये वाली जितनी थ्योरी थी हमने आपको बता दिया है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हमको कुछ का तो बोर्ड पे लिखना होगा तो उसे आसानी से लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने ये आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ईआर नहीं पाई जाती है, गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है ऑल membrane bound cell organelles are absent in प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ना इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ईआर पाई जाती है, ना गोल्गी बॉडी, ना सेंट्रोसोम, यानी कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इन एब्सेंट, यानी कि आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसमें देखो, अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, सबसे पहला पॉइंट नेकेड होता है। और डीएनए किस रूप में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पाया जाता है वो नेकेड होता है, क्यों, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती इसलिए नेकेड है, ठीक है। अब देखो हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ली है, अब देखो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की। आखिर ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आखिर इसकी संरचना कैसे होती है, तो देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बैक्टीरिया। इस आखिर हमने प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल क्या लिया था, बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। तो देखो नीचे आपका बना हुआ होगा बैक्टीरियल सेल, अगर तो नहीं अगर जो आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कैमरा में। हाँ दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बैक्टीरियल सेल हमने यहाँ पे ऊपर बना रखी है, यानी कि नीचे बना रखी है बोर्ड पे, ठीक है। हम आपको इसकी स्लाइड भी देते चलेंगे, हम जो चीज आपको पढ़ाते चलेंगे उसकी स्लाइड भी आपको हमारी स्क्रीन पे मिलती जाएगी। तो आप जो है जो डायग्राम ना समझ पाए तो हम जो आपको स्लाइड देंगे उसमें देख लेना, ठीक है। देखिए जो ये बैक्टीरिया की जो सेल है, सबसे पहला बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैप्सुलेटेड, दूसरा होता है नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर सेल जिनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल पाई जाएगी, उन्हें बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाई जाएगी उनको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड को हमने एक में दिखा दिया है। कैसे, अभी देखो बताते हैं। देखो मैंने सबसे ऊपर जो है बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, तो हमने सबसे ऊपर सेल वॉल बना दी है। ये देखो ये हमारी सबसे ऊपर की जो लेयर है ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे, सेल वॉल के जो नीचे पाई जाती है लेयर उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, अगर जो कैप्सुलेटेड है तो उसी सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल नुमा संरचना, यानी कि कैप्सूल की लेयर भी पाई जाएगी, यानी कि एक लेयर उसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर और पाई जाएगी। अगर जो वो नॉन कैप्सुलेटेड है तो सेल वॉल के ऊपर कोई भी लेयर नहीं पाई जाएगी। तो हमने क्या किया है कि आधे बैक्टीरिया के ऊपर हमने कैप्सूल बना रखा है, देखो ये बना रखा है कैप्सूल, लेकिन आधे पे मैंने नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे दोनों में ही समान सब, यानी कि दोनों को एक ही में दिखाना है, ठीक है। बाकी अंदर जो इसके शरीर जो हम
उसके अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे अगर तो सब सेम होता है, ठीक है। इसीलिए हमने कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड दोनों को एक ही में बना दिया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी। अब क्या होता है कि सेल के कोई भी सेल होगी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोट हो, उसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई ना कोई ऑर्गन मौजूद होता है। तो देखिए बैक्टीरिया में कोई भी कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर इनवेजिनेट होकर, इनवेजिनेट का मतलब होता है अंदर की ओर थोड़ा धंसकर और मुड़ जाती है, ठीक है। देखो अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हल्की से धंस गई है, यानी कि इनवेजिनेट हो गई है। और एक देखो छोटा सा संरचना बना दिया है डब्लू लाइक, ठीक है, उसे बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मीजोसोम, जो कि क्या है, बैक्टीरिया की कोशिका का, यानी बैक्टीरियल सेल का जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप का है। इसी में जो है इसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद इसी बैक्टीरिया के सेल में पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म कुल जीव द्रव्य है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये देखो जो अंदर यहाँ पे जो लिक्विड बना हुआ है, जो हमने यहाँ पे तरल कुछ बिंदियां रखी हुई हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि क्या है, कि कोशिका या जो बैक्टीरिया सेल का कुल जीवित पदार्थ यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा वो कहाँ पड़ा रहेगा, उसी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, उसी बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में सेंटर में पड़ा हुआ है। ये सेंटर में है, इसको बोलते हैं डीएनए। और ये डीएनए किस रूप में है, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डीएनए जो है न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। इसे बोलते, यही जो है बैक्टीरिया का डीएनए है। अब देखिए बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मेन डीएनए है, मेन डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखिए मेन डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाला बैक्टीरिया के सेल में डीएनए को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये देखो प्लाज्मिड है, डबल स्टैंडर्ड है, गोल गोल हमने जो बना रखा है ये, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। आखिर देखो प्लाज्मिड होता क्या है, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। यानी कि बैक्टीरियल सेल में मेन डीएनए के अलावा मेन डीएनए के अलावा पाए जाने वाले डीएनए को ही प्लाज्मिड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में इसका काम होता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70 बैक्टीरिया सेल में जो है 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई 70 राइबोसोम, और वहां पे लिखा हुआ है 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए बैक्टीरिया के जो है किसी एक या किसी पूरी बॉडी पर कहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने देखो बनाया हुआ है, एक फ्लैजिला बनाया हुआ है, जो बैक्टीरिया इसके द्वारा ही आगे क्रीपिंग यानी कि आगे बढ़ता है, ठीक। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो बैक्टीरिया के जो है जो कैप्सूल है, अगर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उसकी कैप्सूल पे ही जो है छोटे छोटे देखो जो बने हुए हैं, छोटे छोटे, ये होते बहुत ही छोटे होते, माइक्रोस्कोपिक जब होता है बैक्टीरिया, हमें आम आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। उसको उस बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे विलाई टाइप के निकले हुए हैं, इन्हें बोलते हैं सेक्स फ्लाई। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये भी जो है चलने में ही मदद करते हैं। तो ये आपका हो गया बैक्टीरिया का सेल। इसका सेल है ये बैक्टीरिया का। हमने आपसे पहले बता रखा है कि बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया है 2 प्रकार के होते हैं, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया का संरचना पूरी हो गई, ठीक है। अब आपको हम विधिवत बैक्टीरिया हमने आपको जो है पहले पढ़ा रखा है किंगडम मोनेरा में, ठीक है। किंगडम मोनेरा में मैंने बैक्टीरिया का बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और हम बैक्टीरिया में के बारे में उसका रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है ये सब हम आपको धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जब यहाँ पे बात आती है तो आपका पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक होने के साथ या जो है यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी कार्य करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हुए जो हम हैं, तो
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे संरचना बना हुआ है। ये देखो रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पहले आपको बताया है कि इसे कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जैसे अगर जो हम अपनी मनुष्यों की बात करें, यूकेरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि अगर तो हमें एनर्जी मिलती है तो हमें एनर्जी दिलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का यूज बहुत होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। फिर 1890 में एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। कौन वैज्ञानिक थे? अल्टमान। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था? कि ये बायोप्लास्ट है, ठीक है। तथा एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। वैज्ञानिक का नाम क्या है? सी बेंडा। उन्होंने 1897 में ये बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि इस बायोप्लास्ट को इन्होंने सी बेंडा ने जो है 1897 में जो है टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये इन्हें का नाम क्या दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो देखिए इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो लेयर का होता है। सबसे ऊपर के लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है आउटर चैम्बर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है इनर चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन की बात हो गई, ठीक है। अब देखो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है आउटर चैम्बर और इसी आउटर चैम्बर का दूसरा नाम है पेरी, इसे बोलते हैं, इस आउटर चैम्बर को बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला जो स्पेस है, ये वाला ये जो स्पेस जा रहा है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि क्या है? ये एक आउटर चैम्बर है, ठीक है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, उंगली के समान प्रोजेक्शन बनाती है, अंदर की ओर मुड़ना यानी कि इन्वेजिनेशन कहलाता है। और ये देखिए यहाँ पे उंगली के समान फिंगर लाइक, ये भी फिंगर लाइक, ये जितने भी हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है क्रिस्टी, ठीक है। हमने इसकी भी बात कर ली, इसकी बात कर ली। इसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का निर्माण क्यों होता है? क्रिस्टी का निर्माण इसलिए होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? सरफेस एरिया। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर देखो जेली लाइक यानी कि गाढ़ा एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। और जो बैक्टीरिया के सेल में तक जो लिक्विड भरा हुआ था उसको क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है वो मैट्रिक्स के रूप में है। क्यों मैट्रिक्स के रूप में है? क्योंकि ये जेली लाइक है, ये गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, इसीलिए बोलते हैं मैट्रिक्स। और डीएनए ये भी साइटोप्लाज्म में ही उलझा हुआ पड़ा हुआ है इसी मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में था ये इसमें भी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो ये क्रिस्टी हमने बनाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी, अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर इनर मेम्ब्रेन उसकी, इसी के ऊपर एक माचिस की तीली के समान, इसके समान माचिस की तीली के समान, हम तो केवल कहने के बोल रहे हैं, स्टाल्क्ड, साइंटिफिक भाषा में देखें तो स्टाल्क्ड संरचनाएं पाई जा रही हैं। देखो इन्हें बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसे? F1 पार्टिकल। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीसोम।
इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम। तो ये आपकी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है। और इसी के साथ आपका पूरा हो गया है प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमने आपको बता दिया है, इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं, क्या करता है ये। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल दो हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर इन्हें सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जिससे कुछ कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, कुछ कंट्रोल तो सेल का होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंट्रोल इनके स्वयं का भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करने के लिए इसका डीएनए और कोशिका भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए जो है इसमें इनका खुद का डीएनए पाए जाने के कारण इसे जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नियंत्रण स्वयं का भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया तो कहते ही हैं, साथ में इसे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया को हमने अभी क्या बताया था, बताइए अभी बोलो, अभी हमने जस्ट आपको बताया, क्या बोला है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके 4 या 5 नाम हो गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो कंप्लीट होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हम विधिवत पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल वाला जब चैप्टर चालू करेंगे हम, तब हम आपको विधिवत पढ़ाएंगे इसका काम क्या है, ये कैसे कैसे क्या करता है और हमें एनर्जी किस प्रकार देता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, तो हम आपको सब बताएंगे। आखिर इसका कार्य क्या है, कार्य जैसे हम आपको केवल रफली बता देते हैं। इसका कार्य होता है ग्लाइकोलाइसिस करना, पहला। ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, और ये पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगा, और फिर इसी पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए जो है इसके मैट्रिक्स में चलती है क्रेब्स साइकिल, और एसिटिल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में से जो है हमें NADH2, FADH2 और GTP और डायरेक्ट ATP भी मिलते हैं, ठीक है। और जो हमें एनर्जी मिलने का जो सोर्स होता है वो ATP ही होता है। ATP के द्वारा ही हमें एनर्जी ATP के रूप में मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसी में जो है ETS चलता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कहाँ चलता है, F1 पार्टिकल पर ऑक्सीसोम पे चलता है, ठीक है। और ये इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के से जो है हमें ATP की प्राप्ति होती है। एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से जो है हमें 2 ATP और एक GTP से हमें 1 ATP प्राप्त होता है। ये सब कार्य हैं, ठीक। ये कार्य केवल हमने आपको बता दिया है, तो इतना आपको लग रहा है कि पिड्डी भर का है, ये पिड्डी भर का नहीं है, ये छोटा नहीं है। ये जब हम आपको एक एक प्रोसेस कराएंगे तो लगभग प्रत्येक प्रोसेस में कम से कम आधा घंटा लगेगा। और हमने आपको कई प्रोसेस बताई है, ग्लाइकोलाइसिस बताई है, क्रेब्स साइकिल बताई है, उसके बाद ETS बताया है। ये सब आपके बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम केवल प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही बता रहे हैं। आपका नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल। अब ये आपका सेकंड आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है यू का मतलब होता है सत्य, यू यानी कि ट्रू यानी कि सत्य। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि सत्य केंद्रक, यानी कि ऐसा सेल जिसमें केंद्रक प्रॉपर पाया जाता है। देखिए आप देख रहे होंगे कि हमने आपको पहले ही बताया था, अभी कुछ समय पहले आप हमारी शुरुआत की वीडियो देखेंगे तो हमने आपको पहले बताया था कि जो सेल है हमारे दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको दो बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया सेल। देखो हमने आपको दोनों के बारे में बताया है, बैक्टीरिया का भी डायग्राम बना के बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी बताया, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है ये भी बताया बिल्कुल।
और अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की कोई सेल। सेकेंड टाइप की जो हमारी कोशिका है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब होता है सत्य केंद्रक, यानी कि उसमें केंद्रक पाया जाएगा। और जब केंद्रक पाया जाएगा तो जो है इसमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसा कि इससे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गाल्गी बॉडी हो जाएगी, ईआर हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, फूड वैक्यूल हो जाएगी, पेरोक्सिसोम हो जाएगा। ये सब जो है आपके इसी में आते हैं। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है केवल और केवल 70S टाइप का होता है। ठीक है, देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं बहुत अच्छी चीज। देखिए ये हमारा है राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल 70S ही पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है 70S तो पाए जाते हैं प्लस इसके साथ ही साथ 80S भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है जो 70S राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होंगे या फिर ईआर पर होंगे। इसमें होंगे ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में हमने आपको सामने बना रखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने आपके सामने बना रखी है प्लांट सेल यानी कि पौधे की कोशिका। अब हम बात करते हैं पौधे की कोशिका क्या होती है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपका जो है प्लांट सेल बनी हुई है उसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए प्लांट सेल में सबसे ऊपर की ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल वॉल। देखो हम जिस पर स्टार का मार्क बनाए वो समझ लेना कि आपके पौधे का ही गुण है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, देखो पौधे की कोशिका में सबसे ऊपर की ओर हमारी सेल वॉल पाई जाती है और फिर उसके नीचे की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। देखो ये जो हमारा, देखो बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ये जो पौधे की यानी कि यूकैरियोटिक का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। देखो सेल के अंदर का कुल जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए अब प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के पाए जाने के कारण ये दो भागों में बट गया। केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला जो लिक्विड पदार्थ है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो अब ये देखिए कि हम अब सबसे पहले हम केंद्रक की ही बात करते हैं। देखिए हमारे प्लांट सेल में यानी कि जब यूकैरियोटिक सेल है तो केंद्रक पाया जाएगा जरूर, और इसी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उलझा हुआ नेटवर्क के रूप में। अब देखिए हमारा जब केंद्रक पाया जा रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, न्यूक्लियर पोर भी पाए जाएंगे, और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक सॉलिड पार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का निर्माण जो है क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के, जब कई क्रोमोसोम जो है उनकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपस में जुड़ जाते हैं और एक सॉलिड पार्ट ये अलग हो जाता है उनसे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका काम क्या है, यह हम आपको जब सेल पढ़ाएंगे तो विधिवत एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, क्या कैसे बनता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, सब बताएंगे हम, लेकिन अभी हम केवल इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की ही बात करेंगे। देखिए उसके बाद ये हमारा देखो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर हमारा केंद्रक बनाते हैं।
यानी कि न्यूक्लियस बनाते हैं। अब देखिए सेल के साइटोप्लाज्म में ये देखो 70 एस राइबोसोम पाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर पर 80 एस राइबोसोम पाए जा रहे हैं। और हमने क्या बताया था कि हमारी यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और देखिए उसके बाद गाल्गी बॉडी भी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर हम स्टार मार्क कर रहे हैं, यानी कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म जो है ये पौधे का लक्षण है। अब देखिए ये एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, देखिए। और उसके बाद इसमें खाने के लिए जो है, इसमें खाना स्टोर करने के लिए फूड वैक्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल पाई जाती है। अब देखिए पौधे की कोशिका में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, ये देखो, जिसे बोलते हैं पराक्सीसोम। क्या पाया जाता है? पराक्सीसोम। अब देखिए ये, और देखिए न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है इसी से ही स्टार्ट होता है एक ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इधर देखिए हम ईआर की बात करते हैं, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि तो ईआर का स्ट्रक्चर ये होता है, ये ट्यूबनुमा संरचना होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यानी कि अगर जो हमारी ईआर की जो मेम्ब्रेन है उस पे राइबोसोम अगर जो पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जो इस पे राइबोसोम पाए जाएंगे तो ईआर की जो मेम्ब्रेन है वो खुरदुरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी ना, इसीलिए इसे RER बोलते हैं। और ये जो, और इस पे राइबोसोम किस टाइप के होते हैं? 80 एस टाइप के होते हैं। ये यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पे ये 80 राइबोसोम है। अब अगर जो ईआर की मेम्ब्रेन पर ये राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, अगर जो नहीं पाए जा रहे हैं तो उसकी जो लेयर होगी वो स्मूथ होगी ना, स्मूथ होगी, चिकनी होगी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तुम्हारा ER जो है राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर दो प्रकार का है। पहला है SER, दूसरा है RER। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In the presence the types of ER endoplasmic reticulum based and the presence of ribosome, two types of ER। SER पे राइबोसोम 70-80 इस प्रकार के नहीं पाए जाएंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पे 80 राइबोसोम पाए जाएंगे। इसी आधार पर जो है ER को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पौधे की कोशिका। ठीक है, और देखिए एक लक्षण देख लीजिए, पौधे की सेल में जो है कहीं पर भी देख लीजिए इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक, ये आपके कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। ठीक है, तो अभी ये आपका जो है एनिमल सेल पूरा हो गया। ठीक, अभी हम बात करेंगे इसके बाद वाला सेकंड आपका सेल हो जाएगा यूकैरियोटिक का एनिमल सेल। अभी हम आपको बताते हैं, इसकी स्लाइड अभी हम बनवाते हैं जो तुरंत सामने आपके आएगी अभी। अब हम आपको बताते हैं यूकैरियोटिक सेल की दूसरे टाइप की सेल है एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो देखिए हमने आपको यूकैरियोटिक के बारे में बताया था कि इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, तथा इसमें सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे गाल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ER और लाइसोसोम,
ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, ये आपके सामने बनी हुई है एनिमल सेल, ये जो है एनिमल सेल है। तो हमने आपको बिल्कुल अभी अपनी जस्ट कुछ समय पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था आपको प्लांट सेल, मैंने प्लांट सेल फिनिश किया था तथा प्लांट के जो मेन जो करेक्टर्स हैं उनको उसको मैंने एक स्टार के रूप में मार्क किया था, जो केवल और केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। अब देखिए सामने आपके एनिमल सेल बनी हुई है। देखिए एनिमल सेल जो हमने आपकी बनाई है, ठीक है, तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा और अभी प्लांट सेल से उसका हम थोड़ी देर में कंपैरिजन भी करेंगे, उसके डिफरेंस भी बताएंगे क्या होता है। तो देखिए ये आपके एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देखिए कि सबसे ऊपर की ओर इसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो नीचे लगाई है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई देखो सब डायग्राम में दिखाया ठीक। अब ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऐसे कर्व हो गई है, ये मुड़ गई है, वेव लाइक, इस लाइक में है वेव लाइक, तरंगनुमा जो है यानी कि उसमें मुड़ी हुई है। तो इसको बोलते हैं माइक्रोविलस। क्या बोलते हैं इसको, है माइक्रोविलस। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलस। और इन्हीं माइक्रोविलस में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब देखिए हमारी यूकेरियोटिक सेल है ये, तो इसमें केंद्रक भी है। ये हो गया तुम्हारा केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, सबसे पहला न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियोलस। ये तीनों चीज पाई जाती हैं और न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर भी होंगे इसमें, ये देखो ठीक। और उसके बाद न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है तथा जो ये ईआर है, ईआर के ऊपर 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 80 राइबोसोम। तथा इसी सेल में साइटोप्लाज्म में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसी में जो है 70 और केवल दो जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर और ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने भी आपके सामने राइबोसोम की बात की है, तो आखिर इसका कार्य क्या है, राइबोसोम क्या चीज है। देखो राइबोसोम जो है इनका हमारी कोशिका में जो है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें ये जो है राइबोसोम हेल्प करते हैं, चाहे 70 हो चाहे 80 दोनों ही हेल्प करते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है कि एनिमल सेल में हमने आपको बताया था कि एनिमल सेल में एक संरचना पाई जाती है, यानी कि सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये केवल और केवल एनिमल का ही गुण है। ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। देखो मैं इसको जो है स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद पराक्सीसोम इसमें भी पाए जाते हैं, ये रहा पराक्सीसोम, ठीक है। उसके बाद गाल्गी पार्टी है ये हो गया तुम्हारा लाइसोसोम, ठीक है। इधर के सारे हो गए। अब देखिए ये हो गया लाइसोसोम। उसके बाद ये सेल का साइटोप्लाज्म है, केंद्र के अंदर का जो है ये जो द्रव है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है ये, ठीक है। और देखो हमने आपको जो है दोनों टाइप की ईआर इसमें दो है दर्शा दी हमने। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है ये ईआर जो है ऐसे ऐसे ब्रांच जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं उन्हें बोलते हैं ईआर, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक। ये देखो और हमने आपको बताया था कि राइबोसोम की प्रेजेंस के बेस पर हमारी ईआर दो प्रकार की है। जिस ईआर पर 80 राइबोसोम पाए जा रहे हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आरईआर, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं आरईआर। इस पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं एसईआर, ठीक है। और हमारी जो एनिमल की कोशिका है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ छोटे छोटे इधर देखिए, ये सब जो है छोटे छोटे जो है क्या पाए जा रहे हैं, सीलियम पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं यहाँ पर, सीलियम पाए जाते हैं, जिससे जो है हमारी एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एनिमल सेल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम आपको बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा वीडियो पॉज करो। ठीक, देखिए हमने आपको अभी बताया है प्लांट यानी कि प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि हमने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने अभी बिल्कुल प्लांट और एनिमल सेल पढ़ाई है ना, सबसे पहले मैं उसी का अंतर बता देता हूँ। देखिए प्लांट में जो है सेल वॉल पाई जाती है, हम जैसा कि हमने डायग्राम में बताया है और मैं इसकी स्लाइड भी लगवा दूंगा। लेकिन इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। आखिर प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जो एनिमल सेल है वो हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें जो है पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट इसलिए पाया जाता है कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल की जो प्लांट की सेल है उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल, आखिर वैक्यूल क्या होता है? देखिए वैक्यूल जो है, जो प्लांट सेल में वैक्यूल के अंदर, देखो आखिर वैक्यूल का काम बताने क्या होता है। वैक्यूल में एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट या एंजाइम वाले प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, इसमें वो कोशिका जो है सेल उसमें भर लेती है, स्टोर करके रखती है। तो अब देखिए अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि एनिमल सेल में ये जो है बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में जैसे कुछ है, जैसे उसमें फूड वैक्यूल भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन मेनली तो जो है प्लांट सेल में ही पाई जाती है। फूड यानी कि जो वैक्यूल है ये प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट है। एक होता है मेन टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है। आखिर ग्लाइऑक्सीसोम जो है, आखिर इसका काम क्या होता है, आखिर ये कहां पाए जाते हैं? तो जो ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं ये फंजाई और जर्मिनेटिंग सीड है, यहाँ पे सेल नहीं सीड है, जर्मिनेटिंग सीड्स, फंजाई एंड जर्मिनेटिंग सीड में जो है ये ग्लाइऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम करते क्या है? ये एंजाइम जो है ये फैट को जो है ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। फैट को किसमें तोड़ देते हैं? ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, यानी कि फैट का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, आखिर हमने आपको सब पहले ही बता रखा है, बस हमने केवल आपको दिखा दिया है कि आखिर होता क्या है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका मेन पॉइंट है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जिसलिए इसकी मीनिंग आती है। प्रो माने होता है प्राचीन, कैरियोट माने होता है केंद्रक, और यू माने होता है ट्रू और कैरियोट माने होता है केंद्रक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। देखिए अब जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा है तो उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं क्या वो भी पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। इनके ऑर्गेनेल्स क्या है? देखो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला कुल जीवित पदार्थ जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं वो भी नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता और न्यूक्लियर पोर भी नहीं पाए जाते। लेकिन ये सारे जो है तुम्हारे यानी कि यूकैरियोटिक में जो है सब प्रेजेंट होंगे। इसमें केंद्रक भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा और न्यूक्लियर पोर भी पाए जाएंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सभी सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकाएं एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रो यानी कि यूकैरियोट में जो है ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए आखिर ये सेल यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन कौन कौन से हैं? सबसे पहला गोल्गी बॉडी, फिर ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पराक्सीसोम और इसमें एक और आता है सेंट्रोसोम। पराक्सीसोम और सेंट्रोसोम,
सोम, ये सारे जो है इसमें पाए जाते हैं यूकेरियोट्स में। अब देखिए अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल और केवल 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। एस का मतलब वो एस जो हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं 70S, तो एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। ठीक है, इसी एस का मतलब है। ठीक है, अब देखिए 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, लेकिन 80S राइबोसोम यानी 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए इनकी पोजीशन देख लेते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो है इसमें 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर और यहाँ पर एक ER पाई जाती है, उसकी मेम्ब्रेन पर 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। तो 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? सबसे पहला न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर और कहाँ पाए जा रहे हैं? ER पर। लेकिन 70S राइबोसोम कहाँ पाए जा रहे हैं? कोशिका के साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है? साइट ऑफ, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये जो है mRNA के ऊपर एक साइट का काम करते हैं, स्थान बनाते हैं वहां पे, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं। अगला और ये जो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक है, उसमें जो डिवीजन, जब उसमें प्रजनन होता है तो उसमें डिवीजन केवल और केवल माइटोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। यानी कि समसूत्री विभाजन देखो कैसा होता है, आपको दोबारा बता दे रहे हैं। देखो समसूत्री यानी कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस, जैसे माइटोसिस का मतलब होता है ये 2n की हमारी मदर सेल है, मदर सेल। अब जब इसमें डिवीजन होगा, अगर बनने वाली संतान में, यानी कि बनने वाली दोनों डॉटर सेल में ही अगर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या समान है, मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या अगर समान है तो उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। तो ये डिवीजन किसमें होता है? केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के ही सेल डिवीजन होते हैं। देखो माइटोसिस तो हमने बता ही दी है, अब देख रहे हैं मियोसिस, देखते हैं हम लोग। मियोसिस क्या होता है? ये देखो हमारी 2n की मदर सेल है, 2n की मदर सेल, इसमें डिवीजन हुआ, ठीक है। डिवीजन होने के बाद n की 2 कोशिकाएं बनी, नहीं एक मिनट, n की नहीं, इसमें सबसे पहले मियोसिस, या आप ये जानिए कि मियोसिस में ही मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली डॉटर क्रोमोसोम, यानी कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल से आधी हो जाती है, यानी कि इसमें 2n है तो इसमें n रह जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मियोसिस डिवीजन, ठीक है। अब देखिए मियोसिस डिवीजन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? जिंदगी में हमेशा याद रखना कि मियोसिस डिवीजन हमेशा और हमेशा ऑलवेज केवल और केवल सेक्स क्रोमोसोम में ही होगा। जो हमारे जो गोनाइड होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी में ही जो है हमेशा हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा उनकी कोशिकाओं में। लेकिन हमारे शरीर की प्रत्येक बॉडी, यानी कि प्रत्येक बॉडी की प्रत्येक सेल में जो है माइटोसिस डिवीजन होगा। ये हो गई डिवीजन की बात। देखिए माइटोसिस और मियोसिस वो था प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। ये देखिए जो फ्लैजिला पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में वो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाने वाला इसमें 9+2 का होता है। अब ये देखिए 9+0 और 9+2 क्या होता है, जल्दी से हमको बता देते हैं, बाकी विधिवत हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए कोई फ्लैजिला है जिसे हमने माइक्रोस्कोप से देखा, इधर गौर कर लो भैया, ठीक है। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 बीच में। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हो गए उसके पेरीफेरी में, 9 जो है ट्यूब्यूल। जब आप फ्लैजिला की टीएस काटेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अगर जो उसमें 9 तो होंगे पेरीफेरी पे, ठीक है, और 2 बीच में सेंटर में होंगे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला के अंदर बहुत ही महीन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और इसे इनकी मजबूती प्रदान करने के लिए सब होते हैं। तो देखिए 9 ये है और 2 देखो बीच में है, तो वह फ्लैजिला जिसमें 9 पेरीफेरी और 2 सेंट्रल में पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स, उनको इनकी फाइबर्स पाए जाते हैं, उनका ये इसमें ये केवल जो है यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाएगी, ठीक है। अगर जो ये वाला तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो है फ्लैजिला किसका है, यूकैरियोटिक कोशिका का 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। और अगर जो ये बीच वाले 2 तुम्हारे एब्सेंट हैं तो क्या हो जाएगा 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये तुम्हारा फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पता चल गई। इसमें देखो जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में पूरी लाइफ में जो है 2n ही बना रहता है, यानी कि डिप्लॉयड ही बना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये हैप्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि n हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद और हमारी कोशिकाओं में जब होता है तो 2n रहते हैं, यानी कि इसमें 2n की स्टेज और n की स्टेज दोनों पाई जाती है। दूसरा जीन स्प्लिटिंग एब्सेंट होता है, जीन स्प्लिटिंग एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अंतर और प्लांट एंड एनिमल सेल में अंतर हो गया। तो ये आपकी जो है जो स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका चैप्टर जो है ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल फिनिश हो गया है। आपसे ये गुजारिश है आप जब इसको पढ़ रहे हो तो अपनी बुक को सामने रखिएगा और मेरा वीडियो जो है फुल HD क्वालिटी में देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में कहने का मतलब कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारी आवाज से पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हमको अपनी बचपन की बात बताते हैं, बचपन के नहीं अभी जब BSc कर रहे थे हम क्या करते थे कि मुझे पढ़ाई से इतना लगाव था कि मैं क्या करता था कि क्लास में अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता था और सर की वॉइस को जो है टेप कर लेता था। टेप करने के बाद में मेरा टाइम बच जाए, ऑटो में जो बैठे हैं या बस में हैं, तो जितने मेरे कोचिंग से लेकर घर तक का जो समय है, लोग क्या करते थे कि गाना सुनते थे या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, मैं क्या करता था कि सर की वॉइस को ही अपने कानों में सुना करता था, तो मेरा टाइम बच जाता था, यानी कि मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज कर लिया। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ाई करो लेकिन दिमाग से। पढ़ते तो सब है, टॉपर बच्चा जो होता है, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं सारे और एक ही टीचर पढ़ा रहा है सभी बच्चों को, लेकिन टॉपर एक ही निकलता है, 1 या 2 निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो टॉपर होता है वो मेन पॉइंट सोचता है क्या, जैसे कोई चैप्टर ले लिया, उसने सोचा केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री में उसको पता है कि IPSC आनी है 5 नंबर की, तो वो IPSC पे जोर डालता है, ठीक है, यानी कि चुने हुए टॉपिक को पढ़ता है वो, इसीलिए वो नाम करता है, ठीक है। तो हम आपसे इस वीडियो में जो है यहीं तक आपसे मुलाकात रहेगी। अब हम आगे आप बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।